एक सबसे पहले तो यार मैं आपको बताऊं कि ये पर्पस क्या है ये इंटरेक्शन का। आप लोग सभी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, फाइनल ईयर, ऑल ऑफ यू फ्रॉम फाइनल ईयर, ऑल ऑफ फ्रॉम फाइनल ईयर, जस्ट रेज योर हैंड इफ एनीवन फ्रॉम, if anyone is not from final year just raise your hand. All are final year, great. Mechanical, how many are from mechanical? Mechanical is there. Civil branch, civil is it there? Okay. Electrical and computer science, okay. Electronics is there? Okay, no, okay. Electronics is there, okay, right. तो ये सबसे पहले मैं आपको पर्पस बताता हूँ कि इस इंटरेक्शन का पर्पस क्या है। सी द पर्पस ऑफ दिस इंटरेक्शन इज कि अभी आप लोग जैसे डिप्लोमा नेक्स्ट ईयर पास आउट हो जाएंगे, मई जून के अंदर आप पास आउट हो जाएंगे। आवाज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, बहुत बड़ा हॉल है। हम तो ठीक है, आवाज क्लियर है ना, कंफर्टेबल है ना आवाज? ओके, इनको आदत है। सो अब डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में मेरे को आपसे डिस्कस करना है। ये प्रेजेंटेशन मेरा आधे घंटे का रहेगा, तो इसमें मैं दोनों ऑप्शंस को कवर करके चलूंगा कि आपका हायर स्टडीज से रिलेटेड भी और जॉब से रिलेटेड भी, राइट, हाफ एन आवर। और बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, मे बी शायद उस चीज के बारे में आप लोगों ने एक्सप्लोर ना किया हो कभी भी। मेरा आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मोबाइल प्लीज मत करना ऑन, मोबाइल पॉकेट में रखना, क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन होगा। आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन अलग हो जाता है, तो फोन को अवॉइड करके रखना, राइट। तो अब मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा दो चीजों के बारे में, हायर स्टडीज के बारे में और जॉब के बारे में, राइट। तो हायर स्टडीज में जैसे अभी आप लोग डिप्लोमा कर रही हैं, तो डिप्लोमा करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है बीटेक करने का लेटरल एंट्री के थ्रू, यस और नो, यस और नो। सो आपके पास बीटेक ऑप्शन है, आप लोग जा सकते हैं। तो कितने लोग आप लोगों में से हैं जिन्होंने प्लान किया हुआ कि मेरे को डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है? ओके, कितने लोग आप लोगों में से जो प्लान किया कि मेरे को बीटेक के बाद जॉब के लिए देखना है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब? हाउ मेनी आर फिर देयर गवर्नमेंट जॉब? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट डू इट फास्ट। बाकी लोग क्या करना चाहते हैं? कितने लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद? बिजनेस, ओके। कोई और ऑप्शन इसके अलावा? इसके अलावा कोई और ऑप्शन? पार्डन? ओके, चलो हायर स्टडीज में देखिए यार, आप लोग डिप्लोमा करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूं कि पर्पस क्या है, हायर स्टडीज किसको करनी चाहिए या हायर स्टडीज करने की आप लोगों को बेनिफिट क्या है। देखो हमेशा कभी भी हम लोग जब हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड डोमेन्स होती है, और आज के टाइम पे अगर मैं बोलूं कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो हायर स्टडीज में, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो हायर स्टडीज की है। रीजन क्योंकि जब आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा जब स्टूडेंट करता है तो आपका जो जॉब प्रोफाइल रहता है वो डिफरेंट होता है। फिर जब आप बीटेक कर लेते हैं तो उसमें जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा मैनेजरियल की तरफ आ जाता है, और जब आप मास्टर प्रोग्राम करते हैं लाइक एमटेक वगैरह करेंगे, एमएस वगैरह करेंगे, देन यू विल बी स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर डोमेन, जो कि आपको डिप्लोमा करके या बीटेक करके स्पेशलाइज्ड डोमेन नहीं मिलता है। अभी तक आप लोग जैसे डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर साइंस में या मैकेनिकल में या सिविल में, तो आप लोग एक पर्टिकुलर डोमेन के स्पेशलाइज नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप लोगों ने एक फील्ड चूज किया हुआ है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस, तो आपको पूरी ओवरऑल नॉलेज है मैकेनिकल का, ओवरऑल आप चीजें पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का, ओवरऑल आप चीजें पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि भाई इस टाइम पे इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट क्या है, इस टाइम की इंडस्ट्री की जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है, देखो डिप्लोमा लेवल पे नो डाउट भी रिक्वायरमेंट है, बीटेक लेवल पे भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी के लिए या कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसमें आपको प्राउड फील हो, वो ज्यादा आपको चीजें मिलती हैं जब आप हायर स्टडीज की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। स्पेशली अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो एमटेक वगैरह जो एमएस वगैरह कोर्सेज करते हैं तो वो एक स्पेशलाइज्ड डोमेन्स होती है। जैसे आप लोग मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस से हैं तो कुछ स्पेशलाइज्ड डोमेन्स में आप लोग जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर सिस्टम में जा सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मशीन्स के लिए जा सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंट्रोल सिस्टम के लिए जा सकता है। लुक एट मी ओनली यार, इस तरफ देखो मेरी तरफ, वो आते रहेंगे कोई बात नहीं। कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप लोग जो है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर थर्मल के लिए जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा सकता है, सिमिलरली अदर डोमेन्स आल्सो। सिविल इंजीनियर आप लोग एनवायरमेंट के लिए जा सकते हैं, आप लोग जियोटेक के लिए जा सकते हैं।
मतलब स्पेशलाइज्ड डोमेन होती हैं आप लोगों के पास, राइट। तो स्पेशलाइज्ड डोमेन होने का बेनिफिट क्या होता है? स्पेशलाइजेशन में सबसे पहली चीज आपको मिलती है कि आप लोग एक डोमेन के स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है वहां पे, और वो आप एक झुंड से अलग हो जाते हो कि जैसे ठीक है डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट, बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट, नाउ स्पेशलाइज्ड इन थर्मल, स्पेशलाइज्ड इन जियोटेक, स्पेशलाइज्ड इन साइबर सिक्योरिटी। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये आप लोगों को होता है कि आप जो एक क्राउड है ना, कि जिसके लिए बहुत बच्चा कंपीट कर रहा है, उस क्राउड से आप बाहर हो जाते हो और आप लोग क्या स्पेशलाइज हो जाता है, और वो नीड है इस टाइम पे इंडस्ट्रीज की। पहले के टाइम एक होता था कि जहां पे इंडस्ट्रीज को ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती थी कि मशीन्स बाहर से परचेज करते थे, यहां पे आके असेंबल किया और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया किसी भी चीज के लिए। लेकिन आज वो टाइम स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे चीजें यहीं पे बनना स्टार्ट हो गई है। हम लोग इंपोर्ट के ऊपर बहुत कम फोकस कर रहे हैं, हम ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं चीजों को यहीं पे मैन्युफैक्चर करने के लिए है। और मैन्युफैक्चरिंग की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग जो टर्म है ये मैकेनिकल से ओनली रिलेटेड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सिविल इंजीनियर भी, मैकेनिकल इंजीनियर भी, इलेक्ट्रिकल भी, कंप्यूटर साइंस भी, सारी डोमेन्स आ जाती है। तो ये एक किसी ब्रांच से स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, एक कार क्या अब ये जो है वो एक ऑटोमोबाइल जो है क्या एक ओनली मैकेनिकल डिवाइस रह गया है? नहीं, इसके अंदर अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी, इंजीनियर का भी रोल है, उसमें आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का भी रोल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का भी रोल है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी रोल है। तो हर तरह के इंजीनियर का उसके अंदर रोल है और ये चीज हर डोमेन के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या अगर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो क्या उस बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए ओनली सिविल इंजीनियर रिक्वायरमेंट है? उसमें मैकेनिकल इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप उसमें बहुत ही एडवांस्ड वे में इस बिल्डिंग को बना रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्रीन बिल्डिंग्स एंड एटसेट्रा, वहां पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट है। जितना भी मान लो फॉर एग्जांपल फायर सेफ्टी से रिलेटेड चीजें लगानी है, अलार्म्स लगाने हैं, ऑटोमेट करना है चीजों में, वहां पे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हायर स्टडीज डोमेन को चूज करते हैं तो आप लोग उस झुंड से बाहर हो जाते हो और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। ये आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और स्पेशलाइज उस डोमेन में उसका वैकेंसीज ओपन होता है। और जब इंडस्ट्रीज आती है प्लेसमेंट के लिए वो ये देखती है कि मेरे को थर्मल का स्पेशलाइज्ड चाहिए, मेरे को साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइज्ड चाहिए, और ये नीड है इस टाइम पे इंडस्ट्रीज का। तो ये आपको जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हायर स्टडीज डोमेन में जाके, पहला। दूसरा, चलो ये तो मैंने बात किया मास्टर्स के लिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओनली द बैचलर, कि अगर हम ओनली बीटेक की बात करें कि सर बीटेक करने के क्या बेनिफिट है, मैं बीटेक क्यों करूं, मेरे को गवर्नमेंट जॉब भी तो करना है, मेरे को जूनियर इंजीनियर ही तो लगना है, तो मेरे को बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला चीज, डिप्लोमा में जब आप चीजें पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल वर्क होता है, वर्कशॉप थोड़ी ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होता है। लेकिन बीटेक में जो आपका कोर्स करिकुलम है उसमें जो ज्यादा चीजें हैं, आपका लेक्चर्स हैं, आपको थ्योरेटिकल चीजें कंपैरेटिवली ज्यादा है, कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा है, लैब वर्क कंपैरेटिवली होता है, कम होता है एज कंपेयर टू डिप्लोमा के। और वहां पे आप कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। मेरे को नहीं पता कि आप डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, डाउट है मेरे को, क्योंकि डिप्लोमा का जो स्टूडेंट है उसकी जो एक्टिविटीज है बाद में इंडस्ट्री में जाके वो ज्यादा काम करने वाली है, खुद काम करने वाली है, करवाने वाली बहुत कम होती है, राइट। उसके बाद जब आप लोग बीटेक अप कर लेंगे तो अगेन वहां पे जो आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा, डिप्लोमा किया, गवर्नमेंट जॉब की पर्टिकुलरली बात करूं तो जूनियर इंजीनियर आया। लेकिन जब आप बीटेक कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर जॉब्स। और अगर आपको जेई से एई के लिए शिफ्ट होना है, प्रमोट होना है, कि ओनली डिप्लोमा किया है और मेरे को जेई में लग गया और मेरे को एई में टारगेट कर रहा हूं, कम से कम 8 से 10 साल का टाइम आपको लगता है प्रमोट होने के लिए। रेस्ट और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो 5 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस डिपार्टमेंट के ऊपर कि वहां पे कितना प्रमोशंस हो रहा है, कितना आगे बैकलॉग्स हैं सीट्स का, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर भी मैटर करती है। लेकिन जो मेन चीज है, मेरा पर्पस यहाँ पे ये बताने का ये है, कंक्लूजन में अगर करूं, कि अगर आप हायर स्टडीज की डोमेन में जाते हैं तो आप थोड़ा सा मैनेजरियल प्रोफाइल की तरफ देख सकते हैं। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर, इनकी दोनों की जॉब प्रोफाइल में डिफरेंस। असिस्टेंट इंजीनियर के अंडर जूनियर इंजीनियर्स आएंगे, एई के अंडर फॉर एग्जांपल 5 जेईज हैं, तो उसको वो गाइड करेगा कि ये एक्टिविटीज है, काम असाइन करेगा। फिर जेई का जो काम होगा वो डायरेक्टली जहां पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पे जाके ये देखना कौन काम कर रहा है, नहीं करना, रिपोर्ट्स बनाना। एई का काम होगा जस्ट चेक करना कि मेरे अंदर जो 5 जेई लग रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। जेई का काम होगा काम करवाना, आगे वालों से काम करना,
एई का जो रोल रहेगा वो डायरेक्ट करना कि तुम्हें ये काम करना है। जेई का काम होगा कि वो काम करवाना, आगे लेबर या उसके नीचे जो आपके वर्कर्स हैं उनसे वो सारा काम करवाने वाला, राइट। तो जेई और एई की प्रोफाइल्स में ये डिफरेंस आ जाता है। हायर स्टडीज करने का बेनिफिट मैंने आपको बताया, बीटेक करने का मैंने आपको बेनिफिट बताया कि आप डायरेक्टली एई की जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ये बेनिफिट हो जाता है। मास्टर्स के लिए अगर आप जाते हैं, मास्टर्स में मैंने आपको बताया फिर तो आपको वो पूरे क्राउड से अलग हो जाता है। जैसे आप लोगों ने आजकल कुछ वर्ड सुने हैं, आप लोगों ने एआई सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना है, ये चीज आपने डेटा साइंस वर्ड सुना होगा, आपने रोबोटिक्स वर्ड सुना होगा, आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में भी सुना होगा कि ये आईओटी के बारे में सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सुना होगा। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड डोमेन्स आ जाती है और ये स्पेशलाइज्ड डोमेन आप मास्टर्स लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है करने की। और उसके बाद एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं, ये मैथमेटिक्स की डोमेन है। तो इसका रिलेशन इसके साथ भी नहीं है कि मैं बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर या बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर में एआई डोमेन में नहीं जा सकता। यस, यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड डोमेन्स जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। ये कंप्यूटर साइंस के साथ उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है कि ओनली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कैन अप्लाई फॉर द डाटा साइंस और एआई डोमेन्स। यू कैन फ्रॉम एनी ब्रांच कैन गो फॉर दैट एआई एंड डाटा साइंस। आज से 7-8 साल पहले आप लोगों ने डाटा साइंस वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, मेरे को नहीं पता आप कितना अवेयर थे अपने स्कूलिंग के टाइम पे। डाटा साइंस के बारे में बहुत ज्यादा बात होती थी। उससे पहले बात होती थी डाटा कलेक्ट करने के बारे में। देखो कैसे चीजें मूव कर रहा है, सिस्टम कैसे मूव कर रहा है। कोई एक टाइम था 2005 से लेकर 10 के आसपास जहां पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था डाटा कलेक्ट करने के लिए। डाटा कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा क्रेज होता था, या बहुत ज्यादा कोई भी इंडस्ट्री लगा लो या कोई भी लोग लगा लो। जैसे आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड जब बनना स्टार्ट हुआ था तो ऑपोजिशन ने बोला था कि ये सारा डाटा कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसका ऐसे यूज करेंगे, फिर वैसे यूज करेंगे। आई थिंक अब आप रिलेट कर सकते हो कि वो जो आधार कार्ड से आप लोगों का डाटा गया हुआ है उसका कैसे यूज किया जा रहा है। आप उसको अगर रिलेट कर सको कि उसको कैसे यूज किया जा सकता है। डिजी लॉकर आप लोग मतलब उसके देखो टेक्नोलॉजी है, उसके फायदे भी है, नुकसान भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन अगर उसको आप पॉजिटिव वे में लेके चलोगे तो उसका आपको बेनिफिट होगा, उसका हमेशा आप लोगों को बेनिफिट होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग मास्टर्स डोमेन के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बीटेक डोमेन की भी ट्राई कर सकते हो, और हायर स्टडीज करने के बेनिफिट मैंने आप लोगों को बता दिए, ये बेनिफिट है। लेकिन हायर स्टडीज डोमेन करने के बेनिफिट जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे डिप्लोमा लेवल की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा लेवल पे मेजॉरिटी कॉलेजेस, चाहे मैं गवर्नमेंट की बात करूं चाहे मैं प्राइवेट की बात करूं, तो अपॉर्चुनिटीज होती है। मतलब ऑलमोस्ट हर कॉलेजेस को ठीक माना जाता है, गवर्नमेंट को ठीक है, ऑब्वियसली प्राइवेट से ज्यादा अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन बैचलर लेवल पे अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो बैचलर लेवल पे हर कॉलेज को अच्छा नहीं माना जाता प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर कॉलेज प्लेसमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सिमिलरली एट द मास्टर्स लेवल ऑल्सो हर कॉलेज अच्छा नहीं है। मतलब जैसे जैसे आप हायर स्टडीज की डोमेन में जाते चले जाओगे, ये जो डोमेन है ये बहुत ज्यादा नैरो होता चला जाता है। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक अ पिरामिड। हायर स्टडीज की डोमेन में जैसे जाते जाओगे तो ये पिरामिड बनता चला जाएगा, नंबर कम होता चला जाएगा, उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज भी अकॉर्डिंगली है, राइट। डिप्लोमा से मास्टर्स कितने बच्चे, बीटेक कितने बच्चे कर रहे हैं, 1% है। बीटेक टू मास्टर्स कितने बच्चे कर रहे हैं, 1% है। मास्टर से पीएचडी कितने कर रहे हैं, 1% है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस डोमेन में जाना है और आपका इंटरेस्ट किस डोमेन में लाई करता है। ये सोचने का पॉइंट है, आपको इसी स्टेज पे डिसाइड करना है, क्योंकि आप लोग सभी फाइनल ईयर में हैं। अभी अगले साल आप लोग पास आउट हो जाएंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस डोमेन में आपको अपना करियर बनाना है। दो चीजें होती हैं, एक होता है जॉब, एक होता है करियर। कोई डिफरेंस बता सकते हैं मेरे को कि जॉब और करियर में क्या डिफरेंस होता है? जॉब और करियर में क्या डिफरेंस, मैं बता रहा हूं। देखो जॉब एक ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें पता है कि मेरे को 9 बजे से लेके 5 बजे तक ये काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ है या संडे ऑफ है। आपको एक काम दिया जाएगा, आपको उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो काम कंप्लीट करना है और उसके अगेंस्ट आपको इतना सैलरी मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द जॉब, दैट इज कॉल्ड द जॉब। नाउ व्हाट इज करियर? करियर क्या चीज होती है? करियर वो चीज होती है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, ना आप पैसा देख रहे हो ना आप टाइम देख रहे हो, ना आप पैसा देख रहे हो ना आप टाइम देख रहे हो, और जो काम आप कर रहे हो वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हो, वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हो। अदरवाइज 9 से 5 की जॉब, वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब सिक्योरिटी, ये ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, वो जॉब होती है।
5 बजे के बाद पता ही नहीं है कौन कहाँ पे है, 9 बजे से पहले पता नहीं कौन कहाँ पे है, पर 9 बजे से 5 बजे के बीच में मेरे को कॉन्टेक्ट करना है ना भाई, इसी टाइम में अवेलेबल हूँ, दैट इज कॉल्ड द जॉब। क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं कर रहे हो काम। अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी काम करोगे, या आप भी अभी भी किसी चीज में अगर आपका इंटरेस्ट है, कि किसी का क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, अगर रात को 12 बजे कॉल करेगा ना, आ जाए यार मैच है, उठ के खड़े होकर चले जाओगे। आप लोग टाइम नहीं देखोगे उसमें, आप लोग ये नहीं देखोगे मेरे को इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द करियर, दैट इज कॉल्ड द करियर। और आपको इसी तरीके से सोचना है कि आपको जॉब की तरफ जाना है या आपको करियर की तरफ जाना है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे सर ये कैसे डिसाइड होगा कि ये मेरा ये चीज मेरे को करियर देगी या ये मेरे को जॉब मिलेगा, ये इतनी जल्दी नहीं पता लगता है। ये बाय द टाइम ही जब आप चीजें करना स्टार्ट करोगे तभी आपको पता लगेगा। जब आप चीजों को एक्सप्लोर करते हो, अलग अलग चीजें करते हो, और जब आप करना स्टार्ट करते हो तभी आपको पता लगता है। बस कैसे चेक करना है कि मेरे को इस डोमेन में आगे जाना है कि नहीं जाना। जिस डोमेन में आपको इंटरेस्ट बन रहा है करने का, फैक्टर मैंने दे दिए, ना टाइम देख रहे हो ना पैसा देख रहे हो, दैट इज करियर। करने में मजा आ रहा है काम को, दैट इज करियर। करियर के पीछे भागना है, जॉब के पीछे मत भागना। तो करियर के बारे में सोचना है, जॉब के बारे में नहीं सोचना। तो ये रहा मेरा हायर स्टडीज के बारे में जो मैंने आपको बताना था। आपके पास बीटेक का ऑप्शन है, मास्टर्स का ऑप्शन है। ये तो ऑप्शन जो मैंने इंडिया के हिसाब से बात किया। कितने लोग यहाँ पे जो अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, कितने लोग हैं? वेरी गुड। जिसका ड्रीम है यार मेरे को जाना है अब्रॉड। अब ये बताओ, अगर मैं पैसे का कंस्ट्रेंट हटा दूं कि भाई इतना पैसा लगेगा, फिर मेरे को बताओ अब्रॉड स्टडीज के लिए कौन जाना चाहता है? पैसे का कंस्ट्रेंट नहीं है, 20, 25, 30 लाख लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज अ वे टू गो अब्रॉड। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो हायर स्टडीज के लिए, देयर इज अ प्रोसीजर फॉर दैट। उसका एक तरीका है। देखो, अगर तो एज ए लेबरर जाना चाहते हो तो पैसा खर्च होगा। अगर आप एज ए लेबरर जाना चाहते हो तो पैसा खर्च होगा, लेकिन अगर आप एज ए टेक्नोक्रेट जाना चाहते हो अब्रॉड तो पैसा नहीं लगेगा। अगर आप एज ए टेक्नोक्रेट, एज ए इंजीनियर अगर आप जाओगे तो उसमें पैसा नहीं लगेगा। इसका प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं, 2 तरीके हैं जिसमें आपका जो खर्चा है 1.5-2 लाख से ज्यादा नहीं आएगा। और हिमाचल के बहुत स्टूडेंट्स हमने भेजे हैं जिन्होंने बीटेक कंप्लीट किया। पहला तरीका ये है, आप लोगों ने पीएचडी के बारे में सुना कि कुछ पीएचडी होती है? सुना आप लोगों ने? यस और नो? देखो, पीएचडी जो होती है, पीएचडी ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फंडेड होती है हमेशा, कि जब आप कहीं से भी पीएचडी करोगे तो आपको उसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा, राइट? और ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। इंडिया में पीएचडी के लिए जो स्कॉलरशिप है रफली 38,000 से 45,000 रुपए एक महीने का मिलता है पीएचडी करने का। अब ये नहीं कि आपको वो पीएचडी करने का पैसा दे रहे हैं, वो जिस प्रोजेक्ट में आप किसी प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का उसके पास फंडिंग आए हुए है, वो उसमें से आपको पैसा दे रहे हैं। तो दिमाग से ये निकाल दो कि कोई गवर्नमेंट या कोई कंट्री आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, आप सोसाइटी की प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे हो, आप एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे हो, और उस प्रोफेसर के पास काम कर रहे हो जो उस डोमेन में एक्सपर्टाइज है, जो उस डोमेन का एक्सपर्टाइज है, वो आपको गाइड कर रहा है और आप लोग काम कर रहे हो। दैट इज अ पीएचडी, और उसमें पैसा होता है। और ये चीज इंडिया में भी एप्लीकेबल है, ये चीज वर्ल्ड वाइड भी एप्लीकेबल है। देखो, पीएचडी में एंट्री करने के 2 तरीके हैं, ध्यान से सुनना। पीएचडी में एंट्री करने के 2 तरीके हैं। पहला, आफ्टर द मास्टर्स यू कैन गो पीएचडी, राइट? आपने बीटेक किया, एमटेक किया, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक प्रोग्राम। ध्यान से सुनना, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम आफ्टर यू डू द बीटेक, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके लिए आपको आपका बीटेक के अंदर सीजीपी अच्छा चाहिए। 7.5, 8 प्लस सीजीपी अगर आपका है, मोर विल बी द बेटर। 8.5 है, 9 है, वो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगा फॉर द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। तो दूसरा तरीका, चाहे मैं इंडिया की बात करूं चाहे मैं अब्रॉड की बात करूं, दैट इज द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम फ्रॉम द इंडिया एज वेल एज द अब्रॉड। इंडिया के अंदर मैंने स्कॉलरशिप बनाया, कितना? 38,000 से लेके 45,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप। बट इफ यू टॉक अबाउट द अब्रॉड, द स्टाइपेंड, द स्कॉलरशिप व्हाट यू गेट, that starting from $2,500 and it goes up to $4,500 per month. And direct PhD option is only available in the USA. सिर्फ USA में होती है बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी।
कंडीशन आपका सीजीपीए बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका बीटेक में प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब खर्चा जाने का, सर खर्चा कितना आएगा जाने का? 1.5 से 2 लाख रुपए, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है अब्रॉड के लिए। और ये जो 2 लाख रुपए आप लगा के चल रहे हो, मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, पहले 3 महीने में पूरे हो जाएंगे आपके। पहले 3 महीने में कैसे? मान के चल रहा हूँ कि $2500 यूएस डॉलर का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसमें तुम्हारा खर्चा $1200 से $1500 है। $1000 बचता है, $1000 यू सेव। और कोई लेबर वर्क नहीं करना, सैटरडे संडे ऑफ होता है, 8 घंटे का जॉब होता है। और पीएचडी एक जॉब होती है, तभी तो आपको इतना पैसा दे रही है वो। आपको क्यों कोई पैसा देगा इतना? तो पीएचडी एक जॉब होती है। बहुत सारी कंट्री में, यूरोप वगैरह में पीएचडी को पीएचडी नहीं लिखते हैं, उसको जॉब लिखते हैं कि देयर इज अ जॉब ओपनिंग फॉर 3 इयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट्स कितना सीजीपीए, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका बीटेक प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये आपको सॉफ्टवेयर आने चाहिए, ऐसा ये रिक्वायरमेंट होता है। देन यू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन टू दैट प्रोफेसर। और पीएचडी में जब आप अप्लाई करते हैं तो आप कॉलेज को अप्लाई नहीं करते हो, आप प्रोफेसर को अप्लाई करते हो। आप प्रोफेसर को अप्लाई करते हो क्योंकि प्रोजेक्ट प्रोफेसर हैंडल कर रहा है, कॉलेज हैंडल नहीं कर रहा है। और प्रोफेसर को पता है मेरे को 5 लोग चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो ये देखेगा वो 5 बेस्ट लोग कौन से हैं, वो प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट करेगा और वो उस बेस पे करेगा कि जो उसने लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स, अगर आप उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हो तो आपको वो मिल जाएगा। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गई नहीं बात? तो इफ यू वांट टू गो फॉर द अब्रॉड, गो फॉर द डायरेक्ट पीएचडी। लेकिन बीटेक में क्या चाहिए? सीजीपीए बहुत अच्छा चाहिए, मिनिमम 8+ चाहिए, और बीटेक में प्रोजेक्ट को ढंग सा प्रोजेक्ट करना। वो कैसे होता है वो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा मैं आपको, राइट? सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द पीएचडी प्रोग्राम, सॉरी फॉर द हायर स्टडीज। नाउ लेट अस कम टू द जॉब। जॉब के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मेरे को ये बताइए कि आप जब जैसे डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे तो कौन कौन सी टाइप की जॉब का ऑप्शन आप लोगों के पास होता है? पहला टाइप कौन सा होता है? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब का ऑप्शन होता है कि नहीं होता आप लोगों के पास? यस और नो? दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन होता है, हाँ है ना? सबसे पहला ऑप्शन प्राइवेट, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा हाँ बिजनेस, राइट। चौथा बिजनेस जॉब की कैटेगरी में नहीं आता है। पहला प्राइवेट, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन पब्लिक सेक्टर, पीएसयू। सुना है वर्ड? पीएसयू वर्ड सुना है? चलो बताते हैं। देखो प्राइवेट जॉब हर किसी को पता है, आपकी कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज आती होंगी प्लेसमेंट के लिए, आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए, वो एक प्राइवेट जॉब में होता है, राइट। दूसरा आ गया गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो यहां भी आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। स्टेट गवर्नमेंट में आपके पास जूनियर इंजीनियर का ऑप्शन होता है, जिसके लिए हर स्टेट अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। फिर ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो डिपार्टमेंट्स आपके स्टेट लेवल पे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HPPWD, हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सुना है इसके बारे में? होता है ये डिपार्टमेंट जो आपकी रोड और ब्रिजेस वगैरह बना रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो होता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता होगा कि नहीं होता है? जैसे स्टेट हाईवे होते हैं ऐसे नेशनल हाईवे भी होते हैं, यस और नो? हाँ या ना? तो अगर स्टेट लेवल पे स्टेट डिपार्टमेंट्स में जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता होगा, होता नहीं होता? अब सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मेरे को जूनियर इंजीनियर के लिए जाना है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कौन सा एग्जाम होता है? कौन सा एग्जाम होता है कि अगर मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर की जॉब्स के लिए जाना है? SSC एग्जाम। SSC इज नॉट द एग्जाम, SSC JEE इज द एग्जाम। SSC इज अ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो अलग अलग एग्जाम करवाती है पूरे इंडिया में, जैसे बैंकिंग वगैरह के लिए या CGL वगैरह के लिए ये लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। व्हाट माय पॉइंट? तो स्टेट में जूनियर इंजीनियर का जो जॉब है एक स्टेट वाला होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है। तो स्टेट में जूनियर इंजीनियर, आपका हिमाचल की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो उसका मैं एग्जाम स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि क्या होता है आपका एग्जाम स्ट्रक्चर आपके हिमाचल में। अभी मुझे 1 साल पहले गवर्नमेंट चेंज हुआ था, गवर्नमेंट चेंज होने से पहले ही एग्जाम स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं। नॉर्मली पहले जो जेई का एग्जाम करवाता था वो आपका हिमाचल प्रदेश का एसएसबी बोर्ड करवाता था, HPSSB, शायद बाद में HPSSC हो गया था, कुछ ऐसे कन्वर्जन हुआ था। तो जैसे ही नया गवर्नमेंट आया उसने इस बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया, उसने डिसॉल्व कर दिया। तो जूनियर इंजीनियर के लिए
उसके बाद डिक्लेयर हुआ कि एचपीपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी जब तक कोई नया बॉडी नहीं बन जाता, राइट। तो एचपीपीएससी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जब कभी भी कोई जूनियर इंजीनियर का एग्जाम करवाएगा, अभी तक जब से नया एग्जाम पैटर्न आया है उसके पास से कोई भी अभी तक जेई का एग्जाम नहीं हुआ है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, जो नया एग्जाम पैटर्न आया, ध्यान से सुनना। 2 पेपर होते हैं एक दिन में, एक मॉर्निंग में होगा, एक इवनिंग में होगा। मॉर्निंग में जो पेपर होगा उसको पेपर 1 बोलते हैं, जो इवनिंग में पेपर होगा उसको पेपर 2 बोलते हैं। जो मॉर्निंग में पेपर 1 होगा दैट इज नॉन टेक्निकल पेपर। नॉन टेक्निकल पेपर, उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें 4 कंपोनेंट्स आते हैं। एक आपका आएगा हिमाचल जीके, एक आपका आएगा हिंदी एज ए लैंग्वेज, एक आपका आएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर एंड जीके, और एक लास्ट आपका आएगा इंग्लिश। तो 50 क्वेश्चन आते हैं मॉर्निंग सेशन के अंदर, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा और 1 घंटे का ये एग्जाम होता है, राइट। अब इवनिंग में होगा आपका टेक्निकल पेपर, जो पेपर 2 है, जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव एंड दैट विल बी टेक्निकल। वो आपकी ब्रांच के हिसाब से, अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आएगा, सिविल है तो सिविल का सिलेबस आएगा। उसमें भी अगेन वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। जूनियर इंजीनियर के लिए ये जो पेपर 2 है ये ऑब्जेक्टिव है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ये वाला जो पेपर 2 है वो सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है। अभी संडे को एग्जाम हो गया है आपका हिमुडा का, पता है आप लोगों को? संडे को हिमुडा का असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एग्जाम हो गया है। और अब अगला एग्जाम 15 सितंबर को है जल शक्ति विभाग के लिए, अगेन असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। गॉट माय पॉइंट? तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो जॉब का जो एग्जाम है पैटर्न, उसमें पेपर 1 इज कॉमन, वही नॉन टेक्निकल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन जो पेपर 2 है टेक्निकल पेपर, जूनियर इंजीनियर के केस में वो ऑब्जेक्टिव होगा, असिस्टेंट इंजीनियर के केस में क्या होगा, वो सब्जेक्टिव होगा। समझ में आ गई बात आ गई समझ में एग्जाम पैटर्न। नाउ कम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाता है जूनियर इंजीनियर के लिए। बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन एग्जाम होता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं उसके अंदर? सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी। उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल वाटर कमीशन, मतलब जो डिपार्टमेंट्स आपके स्टेट के वैसी सेम डिपार्टमेंट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं। तो उन सभी के लिए कॉमन एग्जाम होता है एंड दैट एग्जाम इज द एसएससी एग्जाम। सबसे बड़ा एडवांटेज एसएससी जेई का, ये हर साल होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज एसएससी जेई का ये हर साल होता है। स्टेट में ये अनसर्टेनिटी होती है कि एग्जाम कब होगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे पिछले 2.5 साल से आई थिंक जेई का कोई एग्जाम नहीं हुआ है। हिमाचल की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, हिमाचल और की छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन कम है, तो नीड भी उस हिसाब से क्रिएट होती है। लेकिन एसएससी जेई एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप लोगों को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वो हर साल होता है। अपना मेन टारगेट बनाओ। हिमाचल के स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है कि आप लोग हिमाचल में एक जॉब करना चाहते हैं और उसमें कोई बुरा नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम कब आएगा वो क्वेश्चन मार्क। दूसरा, जिस दिन एग्जाम आ गया आपका पहली बारी में निकल जाएगा, अगेन क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि मेरा एग्जाम पहली बारी में ही निकल जाए, क्या करना पड़ेगा? पहले ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। पहले तैयारी करो ढंग से, फिर उसके बाद इस पैटर्न के ऊपर, डिप्लोमा लेवल के ऊपर जितने भी एग्जाम्स आते हैं सारे देना स्टार्ट कर दो। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों का मोमेंटम बना रहेगा, आप लोगों का प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज अगर आप एक बार प्रिपरेशन करने के बाद पॉज लगा दिया, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। आप मोमेंटम पढ़ते हो ना, इनर्शिया पढ़ते हो, इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा ना, इनर्शिया रेस्ट, इनर्शिया मोशन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहोगे, मोशन में हो तो मोशन में रहोगे। तो वो मोमेंटम बनाने के लिए, मोशन बनाए रखने के लिए आप लोगों को बहुत सारे डिप्लोमा लेवल के एग्जाम देते रहना जरूरी है। तो उसमें ऐसा एग्जाम जो हर साल होता है, एसएससी जेईई एग्जाम। गॉट माय पॉइंट? क्यों देना जरूरी है? मोमेंटम बना रहे, आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे। एसएससी जेईई जो होता है वो दो स्टेजेस में होता है, ध्यान से सुनना। जो एसएससी जेईई होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 प्रीलिम्स एंड देन मेंस। प्रीलिम का एग्जाम पैटर्न टोटल 200 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, जिसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, मतलब 120 मिनट 200 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दिस 200 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आर टेक्निकल, 100 क्वेश्चंस आर टेक्निकल ब्रांच स्पेसिफिक, 50 क्वेश्चंस आर योर जनरल स्टडीज।
हिमाचल में आ रहा था नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर, लेकिन वहां पे जनरल स्टडीज आ गया सारा। अब जनरल स्टडीज में सर क्या क्या आता है? जनरल स्टडीज में सब कुछ ही आता है, आपका जीके भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, स्टैटिक भी आएगा, सब कुछ ही आ जाएगा। उसमें आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, सब कुछ पढ़ते हो आप लोग उसमें। तो वो 50 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, राइट। और 50 क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे उसमें से रीजनिंग के। रीजनिंग समझते हो? रीजनिंग समझते हो? जैसे आप लोग पढ़ के आए हो 10th तक, आप सिटिंग अरेंजमेंट्स पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हो, ब्लड रिलेशंस की प्रॉब्लम्स करके आए हो, नंबर सीरीज पढ़ के आए हो, अल्फाबेटिक सीरीज करके आए हो, पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो? सिलॉग्स वगैरह, सिलोजिज्म वगैरह सब पढ़ के आए हो ना? यस और नो? यस और नो? हाँ, तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज एंड 100 क्वेश्चन आर ऑफ द टेक्निकल। ये होता है एसएससी का प्रीलिम का एग्जाम पैटर्न। प्रीलिम होने के बाद आ जाता है आपका मेंस का एग्जामिनेशन। तो जो प्रीलिम क्वालिफाई करेगा उसका एक नंबर ऑफ टाइम मेंस के लिए जाओगे, और मेंस का पेपर अगेन ऑब्जेक्टिव होता है और ओनली टेक्निकल होता है। 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, ये मेंस होता है। तो जिसका क्वालिफाई हो जाएगा वो चला जाएगा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये प्रोसीजर होता है आपका एसएससी जेई का। इसके अलावा एक और एग्जाम है जो बोला है, दैट इज अ रेलवेज का आरआरबी जेई का। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करवाता है जूनियर इंजीनियर के लिए। ध्यान से सुनना, रेलवेज का जॉब बहुत अच्छा जॉब होता है। एसएससी जेई में आपके रैंक के हिसाब की आपको पोस्टिंग मिलेगा, जरूरी नहीं है कि आपको हिमाचल में मिले, वो आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। दूसरा, आरआरबी में ऐसा नहीं होता है। आरआरबी में क्या होता है कि आपको एक जोन के लिए आप अप्लाई करते हो, जिसमें उसी जोन में आपको जॉब मिलेगा। जैसे अभी आजकल एग्जाम उसका निकला हुआ है, फॉर्म निकले हुए आरआरबी के, आप लोग एलिजिबल नहीं हो। उसमें क्या है, जम्मू एंड श्रीनगर जोन, चंडीगढ़ जोन, ऐसे जोन्स होते हैं। तो अगर आपको हिमाचल में पोस्टिंग लेना है तो आपका जो हिमाचल है वो जम्मू एंड श्रीनगर जोन में आता है। अगर किसी को पंजाब में जॉब लेना है तो वो भी जम्मू एंड श्रीनगर जॉब में उसमें आता है, जोन में। तो आपको जोन के हिसाब से होता है। तो इट मींस कि अगर आपका पोस्टिंग होगा, अगर आपका आरआरबी में सिलेक्शन हो जाता है तो इसी जगह पे होगा कहीं पे भी, तो आपको इससे बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब आरआरबी का एग्जाम अब निकला है, पिछली बार कब निकला था? 2018 के अंदर, ऑलमोस्ट 6 साल के बाद। उससे पहले कब निकला था? 2013 के अंदर, ऑलमोस्ट 5 साल के बाद। लेकिन गुड न्यूज इज कि आरआरबी ने ये बोला है कि अब हम लोग जेई का एग्जाम हर साल करवाया करेंगे। ऑल्दो कि इसमें जो वैकेंसीज है वो 20,000 प्लस आनी थी, लेकिन 7,500 के आसपास ही वैकेंसीज इसमें आई है। सो दिस इज अ गुड न्यूज। बाकी ये गुड है कि नहीं है ये डिपेंड करेगा वो निकालते हैं कि निकालते हैं, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा। व्हाट माय पॉइंट? तो आरआरबी जेई को भी टारगेट एग्जाम बना के चलो, एसएससी जेई को एग्जाम टारगेट बना के चलो, स्टेट जेई को एग्जाम को टारगेट बना के चलो। व्हाट माय पॉइंट? सो दिस इज अबाउट द गवर्नमेंट जॉब। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पब्लिक सेक्टर जॉब्स, पीएसयू। कोई मेरे को कोई पब्लिक सेक्टर का नाम बता सकता है? पीएसयू, कोई पीएसयू का नाम? कोई ऐसा पीएसयू जो आपको हिमाचल में जॉब दे दे? आप लोगों में से किसी ने एसजेवीएनएल का नाम सुना है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसमें जो आपका पोस्टिंग है वो हिमाचल में होता है। उसमें जूनियर फील्ड ऑफिसर का जॉब होता है, जेएफओ, जूनियर फील्ड ऑफिसर, डिप्लोमा लेवल के लिए, बीटेक के लिए फील्ड ऑफिसर का जॉब होता है, राइट। इसमें पोस्टिंग हिमाचल में मिलता है। मैं क्यों बार बार फोकस कर रहा हूं हिमाचल हिमाचल? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, मैं बोलूंगा, कंस्ट्रेंट है हिमाचल के स्टूडेंट्स में, लगा लो या पेरेंट्स में, कि हिमाचल आप लोग यहीं पे जॉब करना चाहते हो। टू इफ यू आस्क मी सर इज दिस गुड और बैड, इट इज नॉट गुड। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, अगर आप अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और जितना तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे उतना तुम लर्निंग करोगे, उतना तुम्हारा लर्निंग होगा ज्यादा, और उतना ही तुम अपने आप को ग्रो करवा पाओगे। क्योंकि आपको अगर एक्सपोजर नहीं मिलेगा, लर्निंग नहीं होगा। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जो हिमाचल से हैं? सारे। कितने लोग हिमाचल से नहीं है? आप मेरे को बताओ कि आप लोग सारे हिमाचल से हैं, ऐसी क्या लर्निंग है जो आप एक दूसरे को दे रहे हो? कुछ भी नहीं। कल्चर, लैंग्वेज, मेजॉरिटी सेम ही चीजें। नाउ थिंक अबाउट, अगर इसी क्लास के अंदर ऑल 29 स्टेट्स का बच्चा बैठा हो, लर्निंग होगा कि नहीं होगा? एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
एंड दोज इंस्टीट्यूट्स आर द इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूट फॉर द इंजीनियरिंग। कौन से इंस्टीट्यूट है वो? IITs। यू शुड ड्रीम कि मेरे को IIT जाना है, एंड यू कैन इजीली गो एट द मास्टर्स लेवल। एट द मास्टर्स लेवल यू कैन इजीली गो, बहुत कम कंपटीशन है उसमें, तो यू कैन टारगेट फॉर दैट। गॉट माय पॉइंट? नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर। IOCL, HPCL, SAIL, GAIL, BRC, ISRO, DMRC, मोर देन 250 प्लस PSU हैं इस इंडिया में जिसमें डिप्लोमा लेवल का रिक्रूटमेंट होता है। और जो वो डिप्लोमा का रिक्रूटमेंट होता है वो किस पोस्ट के लिए होता है? जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, और बहुत बल्क में रिक्रूटमेंट होता है, और बहुत बल्क में रिक्रूटमेंट होता है। तो यू शुड ऑल्सो टारगेट दीज एग्जाम्स। नहीं, एग्जाम क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? अगेन वही चीज है, मोमेंटम बनाए रखने के लिए, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए एग्जाम आपको देते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर की जॉब्स हैं, इसको ज्यादा जो लोग यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन स्टूडेंट्स को वो ज्यादा टारगेट करते हैं इन एग्जाम्स को। क्योंकि उनको पता है एंटर करना बहुत आसान है, क्योंकि कंपटीशन नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा जॉब SGPL आएगा, पूरे इंडिया का बच्चा अप्लाई करता है उसके लिए। HPCL का आएगा, पूरे इंडिया का बच्चा अप्लाई करेगा। लेकिन इसमें SSC JEE आएगा, पूरे इंडिया का बच्चा अप्लाई करेगा। RRB आएगा, पूरे इंडिया का बच्चा अप्लाई करेगा। लेकिन वो जो डिप्लोमा की मैं पब्लिक सेक्टर की जो आपको जॉब्स बता रहा हूँ, उसका अवेयरनेस नहीं है बच्चे को। जैसे आप लोगों को नहीं पता, मेरे को लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने तो पब्लिक सेक्टर पहली बार वर्ड सुना होगा, फिर उसके बाद इन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पहली बार सुने होंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप अपना अच्छा करियर बनाते हो तो ऑप्शंस आर ह्यूज, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? बस ये सारी ऑप्शंस को आपको अपना पकड़ के रखना है, इनको छोड़ना नहीं है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरे पास बी का डिप्लोमा स्टूडेंट इन मैकेनिकल, सिविल, EC, इलेक्ट्रिकल, या बी का बीटेक होल्डर, या बी का मास्टर्स, मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस सेमिनार, कि मेरे को पर्पस मेरा यहाँ पे आने ये है कि एटलीस्ट आप लोगों को आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिप्लोमा के बाद, बीटेक के बाद, और क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस है, कैसे कैसे मैं उसके लिए जा सकता हूं, उस अवेयरनेस था मेरा इसका पर्पस। व्हाट माय पॉइंट ऑफ राइट? नाउ आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, योर हायर स्टडीज डोमेन, योर जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी डोमेन्स हमने कवर कर लिए। नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेरी, एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन आस्क मी। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, कोई भी डाउट, कोई क्वेरी आपके दिमाग में, हेजिटेट मत करना, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो मेरा थकावट दूर हो जाएगा। चीजों का पता लगा, कुछ आइडिया लगा, कुछ हाँ या ना? यू कैन से नो ऑल्सो अगर नहीं लगा तो। आइडिया लगा? अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बस मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा एंड में कि इस चीज को यहां पे स्टॉप मत करना, अपने डिप्लोमा को, अपनी स्टडीज को यहां पे स्टॉप मत करना। माय सजेशन इज ट्राई टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल। पहले नेशनल एक्सपोजर लो, फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर लो। डू बीटेक मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड देन टारगेट द PhD अब्रॉड। दैट इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट करियर। एनी क्वेरी इफ यू हैव, एनी क्वेरी, एनी डाउट? एनी क्वेरी करो, लास्ट वाला पीजी तुम कर दो। बस चले चले, थके थके इतनी जल्दी? अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। हाँ, बहुत शोर कर रहे हैं पंखे। नहीं नहीं, मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन एंड है, बस एक मेरे को लास्ट स्लाइड आपको ओपन करना है। अगर कोई क्वेरी है आप लोगों को। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ से हैं। वी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन। फ्यूचर में अगर आपको कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है या कोई भी और करियर से रिलेटेड अगर आपको डिस्कशन करनी है, यू कैन डिस्कस विद अस। दूसरा, जो आप लोगों से हम लोगों ने ये डिटेल्स ली है ना आपका, उसका पर्पस है, उसका पर्पस ये है कि जितना भी हिमाचल के स्टूडेंट्स, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, आज दिस इज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन एनी पॉलिटेक्निक इन हिमाचल। आप लोगों का मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में
जितना भी करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए फ्यूचर में आएगा, जॉब से रिलेटेड, हायर स्टडीज से रिलेटेड या जनरल कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को आपको प्रोवाइड करनी है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। विल दिस बी ओके? यस, ठीक है। लेकिन उसमें पेशेंस के साथ बैठना, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, उसके लिए पेशेंस के साथ बैठना आप लोग। राइट एवरीवन? नाउ इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। बाकी ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंजीनियर्स करियर पॉइंट, योरपीडिया, इन प्लेटफॉर्म को विजिट करो। यहाँ पे देखो बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। अभी QR कोड ओपन कर देंगे, जाते जाते आप लोग उसको स्कैन कर लेना। स्कैन करके आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस प्लेटफॉर्म से आज आप लोगों का डिस्कशन हुआ है। राइट? और कोई क्वेरी है मेरे को इंडिविजुअली भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इन द एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत पेशेंस से सुने, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ डिस्कशन करके। बाकी आई विल बी मोर देन हैप्पी कि अगर आप मेरे से कोई डाउट पूछेंगे, कोई डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है यार, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।